प्रेस वार्ता में यहाँ पर विराजमान भारत सरकार में ऊपर ले लेंगे इसको आज यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर उपस्थित भारत सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री C.R. पाटिल जी, मेरे साथ राज्यसभा में सांसद श्रीमती मायाताई देवनाते जी, पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे श्री अजय संचेती जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी, महिला मोर्चा की बहनें और मेरे सामने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे भाइयों बहनों, आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय को लेकर यहाँ पर आपके समक्ष बैठे हैं। और विषय गंभीर इसलिए भी है कि ये इस देश की आधी मातृशक्ति के अधिकारों की बात है। आप सभी ने देखा होगा कि 16, 17 और 18 अप्रैल को एक विशेष सत्र संसद का बुलाया गया था और ये जो विशेष सत्र था शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो पास हुआ था उसको लागू करने के संदर्भ में इस विशेष सत्र को बुलाया गया था और इसकी जानकारी पूरे देश के लोगों को थी, इस देश की हमारी नारी शक्ति को थी और सत्र के शुरू होने से पहले ऐसा हम सभी ने महसूस किया कि इस देश की जो आधी आबादी है लगभग 70 करोड़, वो बड़ी उत्सुक थी, उत्साहित थी कि एक लंबे समय के बाद उनको उनका हक मिलने जा रहा है। लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है और आप सभी को पता भी है कि विपक्ष ने जिस तरह से पिछले 3 दशक से अधिक समय में महिलाओं के इस अधिकार को और इस हक को मारने का काम किया था, छीनने का काम किया था, एक बार फिर से महिला विरोधी होने का जो उनका चेहरा था वो बेनकाब हुआ। 17 अप्रैल का जो दिन था वो ऐतिहासिक हो सकता था, एक नया इतिहास बनता और जिसका संदेश न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जाता। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 17 अप्रैल को कांग्रेस समेत, चाहे वो टीएमसी के लोग रहे, चाहे डीएमके के लोग रहे, आरजेडी के, समाजवादी पार्टी समेत समस्त इंडी गठबंधन ने महिलाओं के चेहरे की खुशी को छीनने का काम किया और
जब भी राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के इस अधिकार देने की बात आए तो 17 अप्रैल का ये दिन काले दिन के रूप में इस देश की महिलाएं देखेंगी, इस देश के लोग देखेंगे। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो उन्होंने एक संकल्प लिया था महिला सशक्तिकरण का। और महिला सशक्तिकरण वो केवल नारा नहीं था। अगर 2014 से लेकर आज तक केंद्र सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं को जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त करके वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं। और ये जो बिल था, ये नारी शक्ति वंदन संशोधन जो बिल था, उद्देश्य था कि उसको जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए ताकि 21वीं सदी के भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका और सशक्त और मजबूत हो और इसमें अपनी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। लेकिन विपक्ष ने जो इनका इतिहास रहा कि इन्होंने किसी न किसी कारण से महिलाओं को और इस देश को गुमराह करने का काम किया और एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल के राह में उन्होंने रोड लटकाया। और 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था, यही कांग्रेस समेत संपूर्ण इंडी गठबंधन के लोग ये कहते थे कि इसको जल्दी से लागू करना है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में काम करना शुरू किया तब इन्होंने कहा कि नहीं, डिलिमिटेशन के बाद इसको लागू होना चाहिए। और आप सभी को पता है कि ये जो डिलिमिटेशन है, जनगणना शुरू हो चुकी है, एक लंबी प्रक्रिया ये होती है और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद कहीं जाकर महिलाओं को उनका 33% का आरक्षण मिल पाएगा, जो एक लंबा समय है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए के लोग ये चाहते थे कि इस बार 2029 में ये आरक्षण लागू हो और महिलाओं को उसी समय से 2029 से इसका लाभ मिले। लेकिन किसी न किसी तरीके से उलझाव की स्थिति विपक्ष लाना चाहता है। फिर विपक्ष ने बोला कि जो वर्तमान स्थिति है आप उसे भी आरक्षण दे दीजिए। मैं पूछना चाहती हूं कि 1971 में जब जनगणना हुई थी तो 54 करोड़ के करीब इस देश की पॉपुलेशन थी और उस समय ये जो 543 की संख्या है लोकसभा में, ये तय हुई थी परिसीमन के बाद। आज इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के सभी लोग चाहते थे कि ये संशोधन बिल पास हुआ। 2011 की जनगणना के हिसाब से महिलाओं को ये 33% का जो आरक्षण है उस पर दिया जाए और लागू हो जाए। लेकिन इसका संपूर्ण इंडी गठबंधन ने विरोध किया, दोहरी बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन के बात करिए,
फिर वो कह रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना से क्यों, जो नई जनगणना होगी, जो नई डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इसको लागू किया जाए। और एक तरफ पिछले 15 साल की जनगणना पे न विश्वास करके वो कह रहे हैं कि अब आप जो 1971 की जनगणना हुई थी, जो 543 उस समय लोकसभा की सीटें तय हुई थी, वैसे तो टोटल 550 थे, तो उसको किया जाए। तो वो उनकी बात में ही बहुत सारे अंतर हैं। यानी कि किसी न किसी तरीके से इस देश के लोगों को गुमराह करना, इस देश की महिलाओं को गुमराह करना, उनके अधिकारों को छीनने का काम एक बार पुनः उन्होंने किया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बिल है, ये बिल केवल आरक्षण के द्वारा अधिकार देने का नहीं है, बल्कि आप समझ सकते हैं कि इससे इस देश में कितना बदलाव आएगा। इस देश की महिला जो वर्षों से संघर्ष करती रही है अपने अधिकारों को लेकर, इतना मेहनत करते हुए भी आज जब राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं तो लोकसभा में लगभग 14% उनकी भागीदारी है और इस देश की विधानसभाओं में लगभग 9% उनकी भागीदारी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, 140 करोड़ की जनसंख्या और इतनी कम सहभागिता। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो हमसे छोटे हैं, लेकिन वहां पर कहीं पर 30%, कहीं पर 40%, कहीं पर 60% तक जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाएं काम कर रही हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस देश की महिला आंदोलित है अपने अधिकार को लेकर, और कांग्रेस समेत सभी इंडी गठबंधन के लोगों के इस दोहरे रवैयों को समझ चुकी है। आज पूरे देश में महिलाएं सड़क पर आंदोलन कर रही हैं और लोकसभा में हमारे माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने बोला कि विपक्ष कितने भी रोड़े अटका ले, लेकिन इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे। आप सभी ने देखा होगा 17 अप्रैल को लोकसभा में राहुल गांधी जी लगभग 45 मिनट उन्होंने अपना भाषण दिया। इतने गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने 45 मिनट क्या बोला? जादूगर, अपने बचपन के जीवन के बारे में इस तरह की बातें वो कर रहे थे। देश में इतने गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कांग्रेस समेत सभी संपूर्ण विपक्ष के लोगों से कि उस दिन आप सभी एक इतिहास बना सकते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हम आपको ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप किसी तरह से महिलाओं को उनका हक मिल जाने दीजिए। लेकिन विपक्ष, जिस दिन ये बिल पास नहीं हुआ, इस पूरे देश ने देखा है कि विपक्ष के लोगों ने किस तरह से खुशी मनाई और जश्न मनाया। एक तरफ जो महिला इस बिल को पारित होने को लेकर खुश थी, जब 17 तारीख को ये बिल पास नहीं हुआ वो दुखी हुई, तो उसके इस दुख पर कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष के लोगों ने जश्न मनाने का काम किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि प्रियंका वाड्रा जी, टीएमसी की हमारी लीडर ममता दीदी, ये लोग महिला होने के नाते कम से कम इस बिल को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन लोगों ने किसी ने नहीं किया। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज महिलाएं इस चीज़ को लेके, इस बात को लेके बहुत दुखी है पूरे देश में। और महिलाओं को ये भी भरोसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनका हक दिलाकर रहेंगे।
और आज मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि महिलाओं को तो उनका हक मिलेगा, लेकिन इस देश की आधी आबादी कभी ये नहीं भूलेगी कि जब उनको हक देने की बात आई, जब उनको 33% आरक्षण देने की बात आई, तो विपक्ष के लोगों ने उनके इस हक को छीनने का काम किया और छीनकर उसको जश्न मनाने का काम किया। इस देश की नारी उनको इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 में विकसित भारत की जो संकल्पना की है, उसमें इस देश की आधी आबादी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस देश की नारी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आई तो प्रधानमंत्री जी हमेशा उनके लिए बहुत मजबूती से खड़े। और ये वही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने धारा 370 का भी विरोध किया, सीएए का विरोध किया, हमारी मुस्लिम जो बहनें थी उनके जो 3 तलाक का मुद्दा था उस पर भी उन्होंने इसका विरोध किया। यानी कि देश के विकास के लिए जितने भी काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने चाहे, उन सब चीज़ों का इन लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इनको ये लगता है कि हम विरोध कर रहे हैं और देश के लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि अब देश जान चुका है और महिलाओं का विषय ऐसा था कि इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी को इसमें समर्थन देना चाहिए था। लेकिन एक बार फिर से ये साबित हो गया कि ये जो विपक्ष है ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने वाला नहीं है। भले वो नारी शक्ति को अधिकार देने की बात हो, चाहे राष्ट्र निर्माण की बात हो। मैं यही आप सभी के समक्ष कहना चाह रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। पंधरा मिनटं लेट आलो, त्याबद्दल माफी सर्वांना। नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित माननीय खासदार श्रीमती दर्शना सिंह जी, राज्यसभा की खासदार नई नियुक्त मायाताई इवनाते, पूर्व खासदार और हमारे मित्र श्री अजय संचेती जी, विधायक श्री कृष्णा खोपड़े जी, नागपुर शहर महामंत्री दावड़ेताई, दिव्या जी, संदीप यादव जी, संजय ठाकरे जी, प्रगति पाटिल और अन्य पदाधिकारी। अभी बहुत डिटेल में आपके साथ हमारे एमपी दर्शना सिंह जी ने डिटेल में बात रखी है। मैं भी उसके अंदर कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं कि गुजरात में जब माननीय मुख्यमंत्री के रूप में जब प्रधानमंत्री जी काम कर रहे थे, जब भी पूरे देश में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50% महिलाओं को लोकल बॉडी में रिजर्वेशन दिया था। इसके कारण आज जब 10,000, आज अभी उसका इलेक्शन चल रहा है, परसों उसका वोटिंग है, तो गुजरात लोकल बॉडी में भी 10,000 जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें से 5,000 ये महिला इलेक्शन लड़ रही है। तो महिलाओं को अधिकार देना, महिलाओं के ऊपर विश्वास रखना, उनकी ताकत के ऊपर विश्वास रखना, ऐसे कई उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ देश के सामने पेश किए हुए हैं। ये जो बिल
2023 में ये नए लोकसभा के सदन में पहला बिल जो पास हुआ था, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी वस्ती गिनती की बात कर रहे हैं, तो 2001 में जो गिनती हुई थी उसके बाद उसको लागू करने में 2009 यानी करीब 8 साल लग गए थे। अभी भी ये गिनती का काम चल रहा है। उसके बाद परिसीमन होगा तो कम से कम और 8 से 10 साल तक महिलाओं को ये अधिकार न मिले, इस तरह का काम, महिलाओं का अधिकार छीनने का काम सभी विपक्षों ने मिलकर, कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, सभी ने मिलकर ये काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर आपको लगता है कि इसका जस भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नरेंद्र मोदी जी को मिलता है, तो मैं खुद ये पूरा जस आपको समर्पित करता हूँ। मैं ही बोलूँगा कि ये जस के अधिकारी ये विपक्ष के सभी पार्टी के लोग हैं। मगर फिर भी उनकी रिक्वेस्ट, उन्होंने सभी पहलू पर समझाने की कोशिश करने के बावजूद भी ये विपक्ष ने उसमें सहकार नहीं दिया। कई प्रश्न विपक्षों की ओर से उठाए गए थे। माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने बहुत डिटेल में उनके मन की जो शंका है, उन्होंने जो प्रश्न खड़े किए थे उसका जवाब भी दिया, और उन्होंने हर स्टेट के साथ बताया कि आज उनका कितना शेयर है, उनके कितने मेंबर हैं, और ये बढ़ने के बाद कितने बढ़ेंगे, कितने परसेंटेज बढ़ेंगे, कितने नंबर बढ़ेंगे। साउथ को नुकसान होगा ऐसी जो चर्चा करके एक एटमॉस्फेयर बिगाड़ने की जो उसकी कोशिश थी, उसको भी माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी डिटेल के साथ उसको क्लियर कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी है तो उसके अंदर राहुल गांधी, उनके नेता जो विरोध कर रहे थे, उनकी माँ खुद सोनिया गांधी जी कई सालों से लोकसभा में और अभी राज्यसभा की मेंबर है। उनकी बहन अभी लोकसभा में है। सपा में अखिलेश जी की पत्नी, वो लोकसभा में पहले भी थी, आज भी है। सुप्रिया सुले जी पहले भी थी, आज भी है। ऐसे कई जो महिला है कि जिनकी फैमिली में, जिन्होंने विरोध किया, उनकी फैमिली में सभी को, महिलाओं को तो टिकट दे दिया, अपने घर की फैमिली में महिलाओं को तो दे दिया, मगर देश की महिलाओं को उसका अधिकार देने के लिए जब बात आई तो अडिंगा करके उसका विरोध कर दिया। जो महिला खुद वहाँ चुन के आई है, उन्होंने भी ये महिलाओं को अधिकार देने से विरोध कर दिया। मैं मानता हूँ कि विरोध करने के लिए होता है, मगर जब देश की बात हो, जब देश के 50% महिला, करीब 70 करोड़ महिला, उनको जब अधिकार देने की बात है, तब इस तरह का उसका जो बिहेवियर रहा वो बहुत ही नेगेटिव रहा। बहुत ही पॉजिटिव बातें उनके सामने रखने के बावजूद भी उन्होंने ट्रस्ट से वो मस्त नहीं हुए, और उन्होंने कई गलत मुद्दे बात करते हुए इसका विरोध किया। मैं 2009 से सांसद हूँ, तो मैंने देखा है कि पहले भी जब बिल आया था तो मुलायम सिंह और लालू यादव, सपा और आरजेडी, इन लोगों ने बिल को फाड़ दिया था। फाड़ने का, और कांग्रेस देखती रह गई थी, क्योंकि वो भी वही चाहती थी कि बिल ना आए, मगर उन्होंने दोष सपा और आरजेडी पर डाल दिया था। आज ये मौका था कि बिल तो पास हुआ है, उसको लागू करना है। और जब अभी जो मैडम ने बताया कि जब वहाँ 54 करोड़ की आबादी थी, आज 140 करोड़ की आबादी में सीट बढ़नी चाहिए, उस टाइम भी अगर 543 मेंबर थे, तो आज उसको और सब मेंबर बढ़ने चाहिए, और उसी तरह से उसका साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण करते हुए ये नया जो सीट बढ़ाने का जो बिल लेके आए थे, उसके अंदर भी 543 में 273 करीब महिलाओं को भी नया प्रतिनिधित्व मिल जाए,
ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। और 543 सीट में भी महिला लड़ सकती थी और भी इस तरह का भी अधिकार उसके अंदर दिया गया था। मगर ये कांग्रेस टीएमसी की वो ममता जी खुद महिला है, कई सालों से पॉलिटिकल पार्टी में सक्रिय, कांग्रेस में भी रही है और वहाँ लोकसभा में रही है और कई सालों से वो सीएम भी है। और फिर भी देश की महिलाओं की बात आई, दूसरे महिलाओं को अधिकार देने की बात आई, तो पूरे जोर शोर से सबसे ज़्यादा विरोध वो ममता की पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया और सपा ने किया कि जहाँ पर हर फैमिली में से कोई ना कोई महिला एमपी या राज्यसभा में बैठी हुई है, उन्होंने ही ये विरोध किया है। मैं मानता हूँ कि पूरी कोशिश के बाद एक प्रामाणिक प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने किया था। न उनको इसके अंदर कोई जज चाहिए था, उनका था कि महिलाओं की ताकत का उपयोग होना चाहिए, महिलाओं को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उससे तो 50% तक जाने की ज़रूरत थी, फिर भी विरोध पक्षों के डिमांड के कारण ही 2023 में 33% तक वहाँ रुके हुए थे। आज एक बार वो लागू हो जाए, ये पूरी कोशिश सबने मिलकर की थी। मगर ये कई पार्टियां जो इंडी में जुड़ी हुई पार्टियां हैं, उन्होंने ये बिल तो पास नहीं होने दिया, मगर जब बिल गिरा और जिस तरह से उन्होंने खुशियां मनाई, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर बिहेवियर किया, उन्होंने जो पार्टी तब जैसे बहुत बड़ी जीत हो गई। महिलाओं का अधिकार उन्होंने छीनने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। इस तरह का बिहेवियर उन्होंने लोकसभा में किया, ये अपना आप में बहुत शर्मजनक बात है। पूरी देश की महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपनी शक्तियाँ के आधार पर अपना स्थान मजबूत किया है। देश के विकास के अंदर भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और अगर ये यहाँ भी लोकसभा में भी उनकी संख्या बढ़ती, उनकी ताकत बढ़ती और उनका जो योगदान उसके वजह से देश को मिलता, तो देश की जो प्रगति माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में जो आगे चल रही है वो और ज़्यादा तेज़ी से चलती और बहनें अपना योगदान देकर जो भी बाकी महिला है उसको भी आगे बढ़ाने में कोशिश कर लेती। मैं मानता हूँ कि जिस तरह का बिहेवियर एक बालिश वर्तन राहुल गांधी ने किया, उसने 45 मिनट तक जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी वो तो की नहीं, मगर पूरे संसद का 45 मिनट का समय भी उन्होंने बिगाड़ा। एक विरोध पक्ष के नेता होने के बावजूद उनका बिहेवियर बिल्कुल जो रहा है वो बिल्कुल गंभीरता से नहीं रहा, वो भी पूरे देश ने देखा है। और जैसे तय करके बैठा था कि महिलाओं को तो अधिकार देना ही नहीं चाहिए, महिलाओं का अधिकार बनता ही नहीं है, इस प्रकार का बिहेवियर उनका रहा, वो पूरे देश के महिलाओं ने देखा है और पूरी देश की महिला उनका जवाब उनको देगी। कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सपा, आरजेडी, ये सभी पार्टियां, उनके साथ जुड़ी हुई इंडी की सभी पार्टियां, उन्होंने जिस तरह से महिला को अधिकार मिलने से रोका है और पूरी देश की महिलाओं ने देखा है कि किसने उनका अधिकार रोका है, और उसका ज़रूर उसका हिसाब भी करेगी, ये मुझे विश्वास है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि एक बिल, महिला अधिकार का बिल जो सहजता से पास होना चाहिए था, जो महिलाओं का अधिकार बनता है, वो पूरी तरह से प्रामाणिकता से पेश किया गया था, साइंटिफिक सिस्टम के साथ, किसी को अन्याय न हो जाए उस तरह से जब पेश किया था, तो उसको सपोर्ट करने के बजाय इन्होंने विरोध करके, विपक्षों ने जो विरोध किया है उसके कारण जो बिल गिरा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आज हम हारे हैं मगर हम ये छोड़ेंगे नहीं, हम महिलाओं को अधिकार दिला के रहेंगे। ऐसे संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे देश के सामने रखा है और वो संकल्पबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वो भी इसके लिए संकल्पबद्ध है। आने वाले दिनों में ज़रूर महिलाओं को पूरा अधिकार मिले उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक प्रश्न ऐसा है,
कांग्रेस और आपके विरोधी जो दल है उनका कहना ऐसा है कि सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर पूरे देश में उन्होंने दिए हैं। उन्होंने नाम गिनाए, सुचेता जी से चालू किया उन्होंने, तो कई नाम गिनाए, मायावती जी, राबड़ी देवी, ममता बनर्जी, कृपलानी जी सबसे पहले थी, सुचेता कृपलानी, शशिकला काकोडकर गोवा की वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। तो जो पार्टियों ने सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर, महिला चीफ मिनिस्टर दिए हैं, उन पार्टियों का जो दावा है उन पर आप किस तरह से देखते हैं? 70 साल के शासन में कांग्रेस ने ये 4-5 महिला, जैसे मायावती को कांग्रेस ने नहीं बनाया, शीला दीक्षित अपने आप में वो मजबूत थी, गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने भी गुजरात में आनंदीबेन को बनाया था, वसुंधरा राजे जी, वो भी राजस्थान में मुख्यमंत्री रही है। तो ये अल्पकाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री बनाया और पूरी ताकत भी दी थी। वहाँ जब उन्होंने मुख्यमंत्री जब भी बनाया तो उसको पूरा अधिकार भी प्राप्त नहीं होने दिया था। और जब अगर वो मानते हैं कि उन्होंने महिलाओं को बहुत अधिकार दिया, बहुत सी महिलाओं को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, अच्छी बात है, तो ये अधिकार क्यों नहीं बनाया उसका जवाब भी उन्होंने देना चाहिए था कि जब आप मुख्यमंत्री बना सकते हो तो लोकसभा के मेंबर बनाने में आपको क्या प्रॉब्लम था, आप ये महिला विरोधी काम आपने क्यों किया, उसका जवाब उनको देना चाहिए। वो नहीं देंगे तो ये देश के महिला उसके जवाब वही दे देंगी, ये मैं मानता हूँ। विपक्ष से इतनी उम्मीदें क्यों है जब एक बयान जब हर तरफ बात हो रही है महिलाओं को 33% आरक्षण देने की, उसी तर्ज पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी का एक आपत्तिजनक बयान आता है जो कि हलचल मचा देता है महिलाओं के शोषण के बारे में। विपक्ष को क्या उसके सत्ता पक्ष को क्या विपक्ष से इसके बाद भी उम्मीद है कि महिलाओं को उनका आरक्षण मिले? देखो, पप्पू यादव की पत्नी भी खुद एमपी है, 2 बार लोकसभा में रही है, अभी राज्यसभा में भी है। शोषण की कंप्लेन करना किसके समय में हुआ, कहाँ पे हुआ? जब बिहार में कांग्रेस शासन था या आरजेडी जो कांग्रेस की पार्टनर है उसका शासन रहा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा शोषण रहा। जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जब बिहार में बनी है, आप आज जाके देखिए उसके वातावरण में बहुत बड़ा सुधार भी आया है। और जो शोषण के कंप्लेंट पहले आती थी, दर्ज भी नहीं होती थी, आज आप देखिए कि शोषण का अगर कोई छोटा सा भी केस होता है उसके ऊपर पूरी ताकत के साथ सरकार में काम होता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो महिलाओं को अधिकार देकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का रवैया पहले से रहा है, आज भी रहेगा। राहुल गांधी जी का कहना है कि पूरा का पूरा जो महिला बिल लाया गया है चुनावी मानचित्र बदलने की कोशिश है, दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम करना है। 2023 का जो मूल बिल है उसे क्यों नहीं लागू किया जा रहा जिसमें परिसीमन की शर्त नहीं है? तो क्या आपत्ति है बीजेपी को 2023 में जो आप लोग बिल लाए थे उसको लागू करने में क्या आपत्ति जा रही है? वही बात मैं आपको पहले भी बताया हूँ। अभी जो मैडम ने बताया था कि 1971 में 54 करोड़ की आबादी थी, उस टाइम भी 543 सीट थी। आज जब हम परिसीमन नया कर रहे हैं, आबादी इतनी बड़ी है, करीब 3 गुना बड़ी है, तो सीट उतनी क्यों रखे? आज कोई भी एमपी की बात भी कहा गई है कि जैसे मेरे यहाँ 22 लाख वोटर्स है, कई जगह पर 30 लाख है, कई जगह पर 39 लाख 39 लाख मेंबर है, वोटर्स है। अगर एक मेंबर 40 लाख लोगों को या 30 लाख लोगों के लिए कैसे काम कर पाएगा? तो अगर वो कम मेंबर होंगे तो ज़्यादा लोग ज़्यादा अच्छी तरह से उनकी सेवा हो पाएगी। तो इसी के लिए परिसीमन जब नया बने, उसके अंदर ज़्यादा मेंबर बने, तो आबादी जब बढ़ी है तो स्वाभाविक रूप से मेंबर भी बढ़ने चाहिए, और इसीलिए ये मेंबर बढ़ा के लाए थे। इसके अंदर उनके भी मेंबर बढ़ते हैं। और जो साउथ की बात आपने कही, साउथ के अंदर भी हर स्टेट में आज उनका कितना प्रतिनिधित्व है, कितना परसेंटेज है और कितना बढ़ेगा मेंबर भी और परसेंटेज भी, ये अमित भाई शाह साहब ने लोकसभा में अपने जवाब में बहुत ही क्लियरली एक एक राज्य की बात उन्होंने कहकर जो उनका दावा था उसको निरस्त कर दिया था। जी, मानचित्र बदलने की बातचीत कर रही थी आप लोग ने, चुनावी मानचित्र बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। देखिए, ऐसा है कि ये महिला बिल देने के कारण
कोई सीधा बीजेपी को वोट मिल जाता है, ऐसा नहीं है। ये तो इन्होंने विरोध किया तो एक बहाना बनाया। आज भी पार्टी को इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मान लो पहले हम 273 थे, 273 थे, फिर 303 आए, फिर 240 बने। तो ये अगर फ़ायदा ही लेना होता है तो पॉलिटिकल इसके अंदर जो मताधिकार है वो तो वोटर्स तय करते हैं कि किसको वोट देना है, किसको जिताना है। इसके कारण ही बदल जाता है चित्र, ऐसा उनके आरोप है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। सर 2019 के जो चुनाव आने वाले हैं उस एजेंडा को मद्देनजर रखते हुए 33% आरक्षण जो महिलाओं को देने का जो अभी विधेयक जो लाया गया था, इस एजेंडे को सामने रखते हुए महिला का आकर्षण इस तरफ बढ़े और अपना बल तैयार करने के लिए बीजेपी ने इस तरह का विधेयक लाने का प्रयास किया, ऐसा भी कहा जाता है। दूसरा सवाल ये है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मोदी जी को कल दहशतवादी करके भी कल उनके ऊपर में उन्होंने आरोप लगा है, इस पर क्या आरोप लगाया? दहशतवादी, ऐसा मोदी जी आतंकवादी देश। हाँ, दहशतवादी, उन्होंने आतंकवादी। वो आपका हिंदी और हमारा इसमें थोड़ा। देखिए, एक प्रधानमंत्री को आतंकवादी का कहना ये कांग्रेस की पहले से उनका ये स्वभाव रहा है। सोनिया गांधी ने कहा था कि मौत का सौदागर है, देश ने नहीं माना। अभी जब आतंकवाद पूरे देश में से ख़त्म कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और नक्सलवाद भी ख़त्म कर दिया प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, और डंके की चोट पर बोल कर के 31 मार्च 2026 के पहले हम ये नक्सलवाद भी ख़त्म कर देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये आतंकवाद को ख़त्म कर देना उनको पसंद नहीं आया, उसके मन में जो चल रहा होगा उसके लिए उन्होंने आतंकवाद ख़त्म करने वालों को आतंकवादी कह दिया। फिर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली कि उन्होंने गलती कर दी। तो इसके लिए ये इनके जो मन में रहता है वो बोल देते हैं। मौत का सौदागर कहा था, उसका परिणाम उन्होंने भुगता था सोनिया जी ने। आप मणिशंकर अय्यर जी को जानते हो, कई बार जो बोलते हो जो उनको एक प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलना चाहिए तो उनके लिए वो बोल देते हैं। तो कांग्रेस हार सहन नहीं करती। विपक्ष को में बैठना और धीरे धीरे उनको जिस तरह से उनकी सीटें कम हो रही है, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने तरफ जा रहा है, और उनसे सहन नहीं होता है। इसके लिए कुछ भी कोई भी भाषा में वो जवाब दे देते हैं। सर, इससे थोड़ा अलग प्रश्न है। आज पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और टीएमसी का ऐसा कहना है कि पूरा का पूरा चुनाव केंद्र की एजेंसियों के दबाव में हो रहा है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, एजेंसी में कौन सी एजेंसी की बात है वो एक आपसे क्लियर करना चाहिए। आप जानते हो कि गुजरात के कई लोग पश्चिम बंगाल में हैं, पूरी सोसाइटी उनकी होती है, उनके गेट बंद कर दिए जाते हैं और किसी को वोट करने के लिए जाने नहीं देते हैं। जो जाते हैं वो पूरा मतदान केंद्र का कब्जा करते हैं और वहाँ पर अपने मन मर्जी से वोट डाल देते थे। इस बार इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का वातावरण ना बने, कोई गलत तरीके से मतदान केंद्र का कब्जा ना करे या किसी को रोका ना जाए, उसके लिए उसकी व्यवस्था की है। तो ये व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए अगर इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई व्यवस्था खड़ी करती है और उसके अंदर कोई केंद्र की एजेंसी जैसे सीआरपीएफ या बीएसएफ को लेती है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में क्या है आप जानते हो। अगर वो नहीं है तो वहाँ का इलेक्शन कभी भी निष्पक्ष हो नहीं सकता। तभी गुजरात के लोग आप वोटिंग कर रहे हैं? देखो करेंगे अभी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।